Good morning, students. Welcome at the online providing portal of academic physics. Myself, your mentor of physics. IIT JEE नीट TGT PGT के प्यारे एस्पिरेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे या किसी बॉडी पर किस तरह से चार्ज प्रोड्यूस किया जाए उन चीज़ों को देखेंगे और कितने मेथड है चार्जिंग ऑफ बॉडी में। चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या है, कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाए या चार्ज बॉडी पर क्रिएट करने का जो मेथड है या बॉडी पर चार्ज क्रिएट कैसे किया जाए या प्रोड्यूस किया जाए, वही क्या है चार्जिंग ऑफ बॉडी। यानी कोई बॉडी अनचार्ज है पहले से या न्यूट्रल कंडीशन में है तो उस पर चार्ज कैसे क्रिएट करती है। तो इसके लिए बेसिकली कितने मेथड हैं? 3। पहला मेथड जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड लास्ट वन चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या बच्चों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडीज हैं, जैसे एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। दोनों बॉडीज को कांटेक्ट मिलाइए और कांटेक्ट मिलाकर मोशन नहीं, गलत हो गया, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन, उनके बीच में क्या कराइए? रिलेटिव मोशन कराइए ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगे। तो रिलेटिव मोशन कराने के बाद होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के चलते एक बॉडी से दूसरा चार्ज इमिट होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में जब हम रबिंग करते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉडी के एक्साइटेड स्टेट्स में जाकर अपने वो बैलेंस सेल को लीव कर देते हैं और बैलेंस सेल से वो दूसरे एटम पर चले जा रहे हैं। यानी एक बॉडी को इमिट करके दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। तो जिस बॉडी से इमिट हुए उस बॉडी पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और जिस बॉडी पर गए वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज की अधिकता हो गई, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन वाले केस में दो बॉडीज हैं, तो जिसमें से एक बॉडी पहले से चार्ज होनी चाहिए और दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से एक कंडक्टिंग वायर की सहायता से कनेक्ट कर दीजिए या अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट मिला दीजिए, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो जाए। ये जो फिनोमिनन है चार्जिंग की, उसे क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक लास्ट वन फिनोमिनन चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है बच्चों? इसमें भी एक बॉडी का चार्ज रहना जरूरी है, दूसरी बॉडी क्या है? अनचार्ज है। तो अनचार्ज बॉडी को जब चार्ज बॉडी के बहुत क्लोज लाया जाता है लेकिन टच नहीं कराया जाता, पास लाया जाएगा लेकिन टच नहीं कराया जाता है, तो अनचार्ज बॉडी जो चार्ज बॉडी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, अनचार्ज बॉडी पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात हमारी समझ पा रहे हैं? चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक को देखेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग में मेथड ऑफ चार्जिंग तो कितने मेथड ऑफ चार्जिंग है? बेसिकली 3। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा मेथड जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बारी बारी से हम लोग इन तीनों मेथड को देखेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है बच्चों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के केस में दोनों बॉडीज कैसे हैं, अनचार्ज। ये एक बॉडी है और दूसरी ये, ठीक। दोनों बॉडीज पर चार्ज क्या है, 0। मान लीजिए Q1 चार्ज, इस पर 0, और ये दूसरी बॉडी है, इस पे Q2 माने हैं और ये Q2 भी, ठीक। अब यहां से और इस बॉडी का मान लीजिए जो स्फीयर है इसकी रेडियस R1 मान लीजिए, कितना मान लें R1, और इसका रेडियस R2, इसका मास M1 और इसका मास M2। दो स्फीयर हम लोग ले लिए, दोनों अनचार्ज हैं और रेडियस एक की R1 है, दूसरे की रेडियस R2, एक का मास M1, दूसरे का मास। दोनों को कांटेक्ट में लाइए। अब कांटेक्ट में लाने के बाद रिलेटिव मोशन कराइए। कैसा मोशन, रिलेटिव मोशन, यानी कि कुछ इस तरह से, एक बारी और दूसरी बारी कांटेक्ट में लाकर एक को नीचे की साइड वी वेलोसिटी से अगर मोशन, तो दूसरा का ऊपर है। ये है क्या, v क्या है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ऐसे मोशन कराएंगे, इस दौरान होता क्या है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और मान ले रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कुल n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, या n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, n इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले, इस बॉडी से इस बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए रबिंग के दौरान। तो ये जो बॉडी है इस पर n इलेक्ट्रॉन का लैग, n इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। एक्चुअली में पहले न्यूट्रल कंडीशन में एटम था, यानी जितना इस पर इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन, तो यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज इस पर क्या था, 0। तो यहाँ से n इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही है, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर नेगेटिव वाला घट गया, यानी कि पॉजिटिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो n इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव वाला उस पर ट्रांसफर हो गया, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये कैसा बॉडी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इस पर चार्ज क्रिएट कितना होगा, चार्ज कितना क्रिएट होगा बाद में, यानी कि हम लोग Q1 डैश की बात करें बाद में, तो ये Q1 डैश पर कितना प्लस यानी चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस में कितना यानी चार्ज, पहले तो 0 था और बाद में कितना चार्ज क्रिएट हो गया। प्राइम का सेंस यहाँ पर किससे है, बाद वाली चार्ज, पहले चार्ज 0 था इस बॉडी पर, बाद में चार्ज कितना हो गया, प्लस का यानी। और जो दूसरी की बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट की है, ये नेगेटिवली चार्ज, कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। और इस पर जो चार्ज क्रिएट हो जाएगा Q2 प्राइम की बात करें तो Ne इस पर भी होगा, बस ये कैसा होगा, माइनस यदि चार्ज, ओके। और बच्चों इसके साथ साथ इसके मास रेडियस में भी कुछ चेंजेज आएंगे। जो स्फीयर्स हैं इनके मास और रेडियस में क्या चेंजेज होंगे, मास में जरा देखिए, मास पहले हम लोग एज्यूम किए थे M1 है और दूसरे बॉडी का मास M2 है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी तो चला गया। और एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम लोग me माने, me कंसीडर करें, me, तो ऐसे n इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो कितने मास या टोटल मास कितना ट्रांसफर हो गया, me मास ट्रांसफर हो गया। यानी कि इसका ये जो बॉडी है पहली वाली, उसका मास घट जाएगा, वो भी कितने से घट जाएगा, बाद वाला जो मास होगा पहली बॉडी का बाद वाला मास, वो पहले वाले मास में n इलेक्ट्रॉनों का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, n इलेक्ट्रॉनों का मास घट जाएगा। यहाँ पर me क्या है भैया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस बॉडी में क्या होगा, m2 डैश का मास, m2 डैश का मास बढ़ जाएगा क्योंकि n इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब n इलेक्ट्रॉन आया तो वो तो अपने मास के साथ आएंगे, मास तो छोड़कर आएंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मास ऐड हो रहा है। और मास कितना हो गया, m2 प्लस ne, यानी सॉरी m2 प्लस n m2 प्लस n, इतना चार्जेस, सॉरी इतना मास इसका। और रेडियस में क्या चेंजेस होंगे, पहले रेडियस ये R1 थी बाद, और ये दूसरे की रेडियस R2 थी, बाद में रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे समझे।
एक्चुअली चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि सेम टाइप के चार्ज को क्या करता है, रिपेल। कल पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। और अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट। तो जब बॉडी चार्ज होगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होगा इस पर, तो यहाँ पर इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी ओवरऑल हम लोग करें कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज आ गई, तो हम लोग एज्यूम करें सरफेस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर आ गया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, जैसे ये सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, दूर की तरफ ढकेलेंगे। जब दूर की तरफ ढकेलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, तो स्फीयर का जो सरफेस है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, थोड़ा सा दूर की तरफ जब ढकेलेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये सरफेस छोड़ के चार्ज बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पर, मास पर एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा सा स्फीयर क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एक्सपेंड, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, तो ना के बराबर। जैसे बबल है, सोप बबल वगैरह पे ऐसे चार्ज हो तो हल्का से एक्सपेंड हो, यानी कि फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडियस बल्कि कंप्रेस नहीं होगा, एक्सटेंड होगा, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। r1 डैश, बाद की जो रेडियस माने उसको r1 प्राइम माने। इसी तरह से इसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, कैसा चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है रेडियस कंप्रेस हो जाएगी, इसमें भी सेम चार्ज है, नेगेटिव, तो ये भी रिपल्सन करेंगे एक दूसरे को, ये भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और इसकी रेडियस मान ले रहे हैं r2 प्राइम। ठीक, ओके। यहां से फाइनली हम लोग बात करें तो r1 प्राइम जो होगा वो ग्रेटर देन r1, r1 प्राइम इज ग्रेटर देन r1, आल्सो r2 प्राइम इज ग्रेटर देन r2, आल्सो r2 प्राइम इज ग्रेटर देन r2, यानी बाद वाली रेडियस इनिशियल रेडियस से दोनों कंडीशन में क्या होगी, बड़ी। ये रहा बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के केस में हम लोग क्या देखें, दो अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाकर रिलेटिव मोशन कराया जाता है उनके बीच में। तो रबिंग के टाइम एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर दूसरे बॉडी में चले जाते हैं, तो जिस बॉडी से इमिट होते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, वहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और जिस बॉडी पर जाते हैं वहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हुआ। नाउ अब हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या देखने वाले हम लोग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, फिर उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है कि एक बॉडी पहले से चार्ज, इसमें एक बॉडी पहले से चार्ज होती है, और इस पर हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं चार्ज कितना है, Q1। और दूसरी बॉडी ये एज्यूम कर ले रहे हैं ये अनचार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो 0 है। ठीक, ये चार्ज बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, अनचार्ज। ठीक, और इस बॉडी का रेडियस r1 है, इस बॉडी का रेडियस r1, और इस बॉडी का रेडियस r1 और दूसरे का रेडियस r2। तो चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता है क्या है, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला दीजिए। अब चाहे डायरेक्ट ऐसे लाके टच करा दीजिए, चाहे एक वायर ले लीजिए और धीरे से इनको कनेक्ट कर दीजिए, इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए एक वायर के द्वारा।
तो ये अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी यानी कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है किसी बॉडी पर तो उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। ये आगे भी हम लोग देखेंगे किस तरह से चार्ज न रहने पर किसी स्फीयर का पोटेंशियल जीरो होता है, आगे के लेक्चरों में हम लोग देखेंगे। अभी आप देखिए कि जब चार्ज नहीं है इस बॉडी पर तो उसका पोटेंशियल कितना, जीरो। और इस पर चार्ज है तो इस पर पोटेंशियल है सरफेस पर इससे, और पोटेंशियल इस पर जीरो नहीं है। हम लोग इतना जानते हैं कि चार्ज जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे पाइप में पानी अभी ऐसे हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी पाइप ऐसे है तो पानी ऑटोमेटिक किसी दिशा में फ्लो करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल में पाइप है, प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं। अगर एक सिरे को हम लोग ऊपर करें, दूसरे सिरे को नीचे की तरफ, तो हायर पोटेंशियल, ये सिरा कहाँ हो जाएगा, ज्यादा ऊंचाई पर, तो ज्यादा ऊंचाई पर पोटेंशियल ज्यादा, mgh होता है एक्चुअली पोटेंशियल। जो चेंज इन पोटेंशियल होता है कितना होता है, mgh। तो यहाँ पर mgh हाइट ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ हाइट कम, पोटेंशियल कम। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जिस तरह से वाटर करंट फ्लो करती है, उसी तरह से चार्ज या करंट किधर की तरफ फ्लो करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। तो इधर पोटेंशियल ज्यादा है और इधर पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो इधर से इधर की तरफ चार्ज फ्लो करेंगे। एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग कि Q चार्ज फ्लो करता है। कितना चार्ज फ्लो करता है, Q। अब कब तक चार्ज फ्लो करेंगे, कब तक चार्ज फ्लो करेंगे, जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम न हो जाए, दोनों के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम न हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। जैसे दो फ्लूइड से भरे हुए कंटेनर या पानी से भरे हुए कंटेनर ले लीजिए, एक में पानी ज्यादा भरा है और दूसरा कंटेनर में पानी क्या है, कम भरा है। दोनों की ऊंचाई है, पर्याप्त ऊंचाई है, एक में पानी ज्यादा भरा है, एक में पानी कम, पानी का लेवल कम है। पाइप से अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो ज्यादा वाला पानी कम की तरफ आने लगेगा। अब कब तक, जब तक दोनों की ऊंचाई का सरफेस बराबर न हो जाए। ये मत सोचिए कि दोनों ड्रम में पानी समान अमाउंट में आएगा। एक अगर चौड़ा ड्रम है तो उसमें पानी ज्यादा रहेगा और पतला है तो उसमें पानी कम। अच्छा, दोनों के ऊंचाई वाला स्तर जब बराबर हो जाएगा, ऊंचाई का मतलब वही mgh बराबर हो जाएगा, हाइट बराबर mgh बराबर हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर दोनों के लिए सेम हो जाएगा तो वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी तरह से चार्ज फ्लो कब रुक जाता है, जब दोनों बॉडीज के सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो उस पे चार्ज का फ्लो रुक जाता है। हम लोग इज्यूम कर ले रहे हैं कि Q चार्ज जब इधर से इधर की तरफ फ्लो हो जाएगा, उस दौरान Q चार्ज फ्लो होने के बाद दोनों बॉडीज के सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे और फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, चार्जिंग बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कुछ चार्ज तो ट्रांसफर हुआ ही Q अमाउंट में। तो इसी Q को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और चार्ज जब इस पर ट्रांसफर हो गया तो ये भी बॉडी चार्ज हो गई। इस तरीके से हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन वाली फिनोमेनन को भी देख लें। यहाँ से देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं। चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी until potential of both the bodies becomes same या becomes equal। कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल मान ले रहे हैं V1, पहली बॉडी का पोटेंशियल V1 और दूसरी बॉडी का पोटेंशियल V2। V1 V2 के बराबर हो जाए सरफेस पोटेंशियल तो हम लोग क्या मान लेंगे, चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब कब एज्यूम कर रहे हैं, जब Q चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए, यानी Q चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पर कितना चार्ज बचेगा भैया, ये जो बॉडी है और ये दूसरी बॉडी, इस पर कितना चार्ज बचेगा,
Q1 डैश की बात करें या Q1 प्राइम की बाद का चार्ज, तो Q1 में से ही कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, या Q1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैपिटल Q मान लीजिए, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, क्योंकि स्मॉल Q चार्ज इधर ट्रांसफर हो गया तो स्मॉल Q यहाँ से कट जाएगा। और दूसरे वाले पर बात करें तो पहले तो जीरो था और Q चार्ज इधर आया है तो वही Q चार्ज ऐड हो जाएगा, जीरो प्लस स्मॉल Q चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक। और रेडियस इसका R1 और इसका रेडियस R2। बच्चों पहले एक छोटी सी बात जान लीजिए, आगे जो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे भी उसको। अगर कोई स्फीयर है और इसकी रेडियस R है और स्फीयर पर टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज कितना है Q, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है सरफेस पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एक कांस्टेंट नंबर है इनटू चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी बाय रेडियस। अगर सरफेस पर पोटेंशियल बताना होता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R, और हम लोग देख रहे हैं इस बॉडी पर कितना चार्ज है Q माइनस स्मॉल Q, और इस स्फीयर पर कितना चार्ज है स्मॉल Q, तो दोनों का पोटेंशियल लिखें और दोनों का पोटेंशियल अगर सेम होगा तभी चार्ज का ट्रांसफरिंग क्या होगा रुकेगा, अदरवाइज चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि पोटेंशियल एक का कितना है, एक बॉडी का, पहले बॉडी का अगर पोटेंशियल लिखना चाहें तो V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के चार्ज Q माइनस स्मॉल Q बाई इसका रेडियस R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और दूसरे का चार्ज है स्मॉल Q बाई R2। यहां से ये गायब, और हम लोग फाइनली निकालना चाहते हैं स्मॉल Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q बाई R1 इज इक्वल टू Q बाई R2। यहां से जाएगा QR2 माइनस स्मॉल QR2 इज इक्वल टू स्मॉल Q R1, और स्मॉल QR2 को उधर ट्रांसफर किया जाए तो QR2, इसको पुलिया पार कराइए, पुलिया पार कराने के बाद साइन बदल जाएगा, QR1 प्लस QR2, Q का मान करिए बच्चों यहाँ से, कैपिटल QR2 इज इक्वल टू स्मॉल Q का मान R1 प्लस R2, और यहां से स्मॉल Q कैलकुलेट करना चाहें हम लोग, स्मॉल Q हो जाएगा QR2 बाई ये R1 प्लस R2 का डिवीजन, QR2 बाई R1 प्लस R2। यही फाइनली हम लोग कैलकुलेट करना चाहते थे अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, यही हम लोग का रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा अगर एक बॉडी पर चार्ज Q है और दूसरे बॉडी पर चार्ज जीरो, कोई चार्ज नहीं, और रेडियस R1 है, दूसरे स्फीयर का रेडियस R2 है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा भैया QR2 बाई R1 प्लस R2, कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा QR2 बाई R1 प्लस R2। इसके बाद अगर हम लोग वैसे जनरली देखें कि इस बॉडी पर चार्ज Q1 और इस पर Q2, लेकिन Q1 ज्यादा, Q1 क्या है ज्यादा और Q2 कम, और इस तरह से उसका रेडियस भी हो कि इसका पोटेंशियल ज्यादा हो और इसका पोटेंशियल कम हो, तब अगर हम लोग कनेक्शन कर देंगे तब भी चार्ज ट्रांसफर होगा। अब कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा।
यहाँ पर देख लेते हैं इन जनरल, सामान्यतः अगर एक बॉडी है और इस पर चार्ज कितना है Q1 और दूसरी बॉडी है इस पर चार्ज Q2, लेकिन इस तरह से इनके रेडियस वगैरह का और चार्ज का एडजस्टमेंट है कि इसका पोटेंशियल क्या है ज़्यादा और इसका पोटेंशियल कम है, तब अगर वायर से आप कनेक्ट करेंगे तो फिर भी चार्ज ट्रांसफर होगा। और इस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, Q इज इक्वल टू Q1R2, Q1R2 यानी इसका चार्ज और इसकी रेडियस Q1R2 माइनस Q2R1 बाई R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस। इसी फार्मूले की स्पेशल केस ये हम लोग को मिली है कि अगर दूसरी बॉडी पर चार्ज 0 हो यानी Q2 की वैल्यू 0 और पहली बॉडी पर जो चार्ज हो कितना हो Q, एग्जैक्ट कितना हो Q, तो यहाँ से Q इंटू R2, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस कितना है R1, तो QR2 माइनस QR2 माइनस Q2 तो 0 हो गया, दूसरी बॉडी के लिए चार्ज कितना है 0, तो ये पूरा टर्म 0, QR2 बाई R1 प्लस R2, जो रिजल्ट हम लोग को यहाँ मिला है। ठीक, तो बच्चों चार्जिंग बाई कंडक्शन भी हम लोग को क्लियर हो गया, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। नाउ लास्ट मेथड चार्जिंग बाई इंडक्शन देखेंगे हम लोग। तो अब देखा जाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाई इंडक्शन है बच्चों कि इसमें भी एक बॉडी चार्ज है, पहले से क्या है, एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी इसमें पहले से चार्ज है और एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज कर रही है, कैसी बॉडी है, ठीक, और कोई दूसरी बॉडी जो न्यूट्रल है, जो चार्ज नहीं, जो अनचार्ज है, ये बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के बहुत क्लोज लाइए, पास लाए, लेकिन टच न कराया जाए, चार्ज बॉडी के बहुत पास लाया जाए बट टच न कराया जाए, यानी कुल मिला जुला के यहाँ पर ऐसे लाया, ठीक। तो इस बॉडी में इसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का, यानी इस पर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि एटम जो होता है, यानी जो बॉडी होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज करता है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर की तरफ ढकेलता है और पूरे नेगेटिव चार्ज को एक तरफ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ इसका क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट नेचर का। अगर ये निगेटिव रहता तो निगेटिव को रिपेल करता और पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, एक जगह एकत्रित हो जाता, ठीक। तो ऐसे में इसी के कारण चार्ज ये क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है, जब किसी चार्ज बॉडी के पास किसी अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो चार्ज बॉडी के अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज उस पर क्रिएट हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। और कितना चार्ज क्रिएट होता है, अगर इस पर टोटल चार्ज Q, तो इस पर जो चार्ज क्रिएट होगा
इंड्यूस्ड चार्ज, जो चार्ज क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश या क्यू प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल क्यू 1 माइनस 1 बाई के, इस तरह से चार्ज क्रिएट होगा 1 माइनस 1 बाई के। बट एक बात और है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट होगा। कैसा होगा? जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट होगा, यानी क्यू प्राइम इज इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। और यहाँ पर के क्या है भैया? के इस मीडियम का क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये जो स्फीयर है वो किस मटेरियल के बने हैं उसके क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर K is dielectric constant of medium। क्या है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये मेजर करती है कि मीडियम कितना कंडक्टिंग है, या हम लोग ये कह सकते हैं, सॉरी कंडक्टिंग नहीं, कि कितना वहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो सकते, ठीक, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वही क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन वाला मेथड देखे, चार्जिंग बाय इंडक्शन देखे, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और क्या उसका रिजल्ट होता है वो सब भी देखे। अब आगे की जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका फॉर्मेशन इनसे छोटे पार्टिकल्स किस तरह से हुआ है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, और क्लास को हम यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं।